नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आभा ऋषि, आपके इस सेशन के लिए फैकल्टी, और मैं आपको बताने जा रही हूं स्टार्टअप इकोसिस्टम और मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी 2025 के बारे में। अब तक हम समझ चुके हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है और मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी 2025 किस तरह से नए उद्यमों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर जानने कि स्टार्टअप की सही परिभाषा क्या है। तो इसमें जो मेरे कंटेंट्स रहेंगे वो ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फिर हम बात करेंगे कि स्टार्टअप क्या है, क्योंकि जब तक हम फाउंडेशन नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आगे की चीज़ बात नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में, क्योंकि वो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। और फिर हम बात करेंगे कि उसमें इनक्यूबेटर्स क्या हैं। फिर हम आते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ एमपी, और उसके बाद बात करेंगे एमपी की स्टार्टअप पॉलिसी जो अभी 2025 में रिलीज हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज अ स्टार्टअप। हम लोग आज कोई भी न्यूज़पेपर उठा ले तो उसमें स्टार्टअप का कोई ना कोई आर्टिकल तो होता ही है, बट बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि स्टार्टअप है क्या। हम अगर किसी से पूछते हैं कि स्टार्टअप क्या है तो जवाब यूजुअली यही आता है कि जिसने अपना बिजनेस खोला है। बट ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है स्टार्टअप डिफाइन करने का। तो डीपीआईआईटी ने 5 ऐसे डायमेंशंस की बात की है जिससे कि स्टार्टअप डिफाइन होता है। सबसे पहले ये है कि ये जो एंटिटी है, इट शुड बी आइदर ए पार्टनरशिप फर्म, इट शुड बी आइदर बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। तो इन तीनों लीगल एंटिटीज में अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है तो ही उसको स्टार्टअप माना जाएगा। अदरवाइज जैसे अगर आपने प्रोप्राइटरशिप पे इसमें लिया है तो नहीं माना जाएगा उसको ऐसा स्टार्टअप, ना ही आपको स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये हुआ पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन ये है कि कोई भी स्टार्टअप के इनकॉर्पोरेशन डेट, दैट मीन्स आरओसी में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, इनकॉर्पोरेशन हो गया है, तो उस इनकॉर्पोरेशन डेट से 10 साल तक वो स्टार्टअप मान्य है। उसके बाद जो है वो एज लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वो स्टार्टअप मान्य नहीं रहेगा। तीसरी बात आती है रेवेन्यू की। तो जो एनुअल टर्नओवर जो है वो अगर 100 करोड़ से ज़्यादा आपका स्टार्टअप हो गया है, या जो भी स्टार्टअप के बारे में आप देख रहे हैं उसका अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया है तो भी वो स्टार्टअप मान्य नहीं रहेगा। फिर आती है, हम बात करते हैं इनोवेशन की। तो स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मतलब अपना जो आइडिया है या जो स्टार्टअप आइडिया लेके आए हैं वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि इनोवेशन नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कोई नवाचार नहीं है, तो उसको हम स्टार्टअप मान्य नहीं करते हैं। और फिफ्थ जो आता है दैट इज इट शुड बी एन ओरिजिनल एंटिटी। ओरिजिनल एंटिटी मतलब बहुत से स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि उनका जैसे बिजनेस चल रहा है तो उसमें से वो कुछ पोर्शन जो है उसको हटा के फिर से एक नया एंटिटी खोल लेते हैं। बट ऐसे जो स्टार्टअप्स बनते हैं उनको भी हम स्टार्टअप नहीं बिजनेस वेंचर्स बोलते हैं, क्योंकि वो वेंचर जो है वो किसी और वेंचर से निकला हुआ है। तो वो स्पिन ऑफ अगर हो तो भी वो स्टार्टअप मान्य नहीं है। तो या उसको जैसे मैंने बताया कि एक बिजनेस से हम लोगों ने इसमें से निकाला तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस हो गया, जिसमें आपने डायरेक्टर्स बदल लिए बट बाकी सारी चीज़ें वही रही। तो ये सब चीज़ें जो है ये स्टार्टअप मान्य नहीं होगा। तो अभी मैंने 5 चीज़ों की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल एंटिटी जो है इट शुड बी वन ऑफ द 3 थिंग्स, या तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, या उसको एलएलपी होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए, या इट शुड बी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। इन तीनों लीगल एंटिटीज को ही स्टार्टअप करार दिया जाता है। दूसरी बात कर रहे थे हम लोग जो है एज की। तो अगर इनकॉर्पोरेशन डेट से 10 साल हो गए हैं तो भी वो स्टार्टअप नहीं रहता है। तीसरी बात हमने की कि टर्नओवर जो है वो अगर 100 करोड़ को क्रॉस कर लेता है उसके बाद भी वो स्टार्टअप नहीं रहते हैं। चौथी बात की हमने कि उसमें इनोवेशन होना चाहिए। तो इनोवेशन अगर नहीं है तो भी स्टार्टअप नहीं है। और फिफ्थ जो है वो हमने बात की कि एग्जिस्टिंग बिजनेस से वो रिकंस्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही उसको स्पिन ऑफ किया हो। दीज आर द 5 एलिमेंट्स जिसके बेसिस पे हम लोग स्टार्टअप डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब तक हमने समझा कि स्टार्टअप वही कहलाता है जो मान्य लीगल एंटिटी हो,
10 साल से कम पुराना हो, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो, उसमें इनोवेशन हो और वो किसी पुराने बिजनेस का हिस्सा न हो। तो चलिए अगले मॉड्यूल में जानते हैं इनक्यूबेटर क्या होते हैं और कैसे स्टार्टअप्स की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो मेजर स्टेक होल्डर है वो है एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फिर आता है इंक्यूबेटर, फिर आते हैं हम मेंटर की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, एंड फाइनली हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर कौन होते हैं और उनका क्या इनपुट होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में किन किन अहम स्टेक होल्डर्स की भूमिका होती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, इंक्यूबेटर, मेंटर्स, सरकार और बाकी सहयोगी। हर एक की एक खास भूमिका होती है जो स्टार्टअप की सफलता में योगदान देती है। अब जब ये बुनियादी समझ हमारे पास है तो चलिए अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया करके एक एंटिटी बनी थी इंडिया में नीति आयोग के अंडर। तो ये जो बना गया था 16 जनवरी को, और इसीलिए हम लोग आज की डेट में जो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे करके मनाते हैं वो 16 जनवरी 2016 को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन स्टार्टअप इंडिया का इंसेप्शन हुआ था। और इसको बनाने का आइडिया यही था कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत बड़ा पुश दिया जाए, एक कैटलिस्ट की तरह ये काम करे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इंडिया में थोड़ा सा कम होने लगा था। तो एक नया वर्टिकल खोलने के लिए, जिससे कि यूथ को जो है प्रॉब्लम नहीं आए एम्प्लॉयमेंट की, वो और भी चीज़ें सोच सके, इसलिए स्टार्टअप इंडिया का इंसेप्शन हुआ था। ये बेसिकली आता है DPIIT के अंडर। DPIIT माने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उनके अंडर में ये बना है। और स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है वो बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर है। एक, फंडिंग सपोर्ट देना, इंसेंटिव्स देना स्टार्टअप्स को कंट्री में, और दूसरा इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और इंक्यूबेशन को बढ़ावा देना, और तीसरा जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हैंड होल्डिंग। इन 3 पिलर्स के ऊपर स्टार्टअप इंडिया का निर्माण हुआ था, और ये 16 जनवरी 2016 में हुआ था। तो स्टार्टअप इंडिया के जो पोर्टल पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे हर एक स्टेट में कितने रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, कितने इंक्यूबेटर्स हैं, और क्या स्कीम्स चल रही हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, स्टेट्स में क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट से मिल जाएगा। बट हम जब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, एक बहुत क्यूरियस चीज़ होती है। बहुत से लोग इसमें जैसे स्टार्टअप्स को या तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड बात करते हैं स्टार्टअप्स, या फिर बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया DPIIT रिकॉग्नाइज्ड। इन दोनों में फ़र्क है। तो एज पीपल हु आर लर्निंग दिस पर्टिकुलर सेशन, मैं ये बोलूँगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की, तो इसका मायने ये है कि एक स्टार्टअप जिसका प्रोफाइल जो है वो स्टार्टअप इंडिया के ऊपर है, जो पोर्टल पे है, और उसको वो स्टार्टअप्स जो है वो किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स हो गए, इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स हो गए, और बहुत सारे जो इनोवेशन चैलेंजेस आते हैं उस वेबसाइट पे, उन सब चीज़ों के लिए वो स्टार्टअप जो है अप्लाई कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड हो। और स्टेट पॉलिसीज़ के अंडर प्रो बोनो सर्विसेज, ये सब चीज़ें उस स्टार्टअप को अवेलेबल है। बट जब हम बात करते हैं कि DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको टैक्सेशन में you need to get some benefits under that, तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स जो DPIIT के अंडर मिलता है, उसके लिए आपको DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होना चाहिए। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस सेशन के बाद मेरे ख्याल से आप इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करेंगे, और स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को अलग कैटेगरी और DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को अलग कैटेगरी में समझ पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की, मैंने बताया कि उसको उनको DPIIT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो उसका इनकम टैक्स के अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर वो सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरनमेंट लॉज करना चाहे, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपनी क्लोजर लॉज, जैसे
आप जानते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं, अगर हम बात करें तो 10 में से 8 स्टार्टअप्स जो है वो फेल होते हैं। तो फेल होने के बाद पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी एग्जिट करने में, बट अभी क्या हो रहा है, अंडर DPIIT रिकॉग्निशन, अगर आपके पास वो है रिकॉग्निशन, तो आपका जो एग्जिट है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो क्लोजर बिकम्स मच मोर ईजी। ऐसे ही एक्सेस टू SIDBI फंड ऑफ फंड्स, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 years, इन्वेस्टमेंट्स अबव फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अगर आप DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है तो मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप इंडिया में होने के। तो इसमें 6 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप देख पाएंगे जैसे स्लाइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन की। तो मेन ये है कि आपको किसी से आपको लेने की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेशन। आपको जो डिपार्टमेंट्स जो है वो अलाउ करता है सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंडर फॉर 3 एनवायरमेंटल एंड 6 लेबर लॉज के लिए। So you don't have to give any certification, you can give the self-certification. So that is one of the best things under self-certification in the Startup India provision. Second हम बात करते हैं tax exemption की। तो exemption from income tax for a period of 3 consecutive years, ये आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से 3 consecutive years लेना चाहते हैं अपने स्टार्टअप की लाइफ टाइम में। And you also get capital appreciation on investments at a fair market value. तो ये मतलब आपको बहुत फायदेमंद होता है जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू रेज कैपिटल या आप अपने टैक्स में से एग्जेम्पशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात आती है जब हम एग्जिट करने की बात कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ए कंपनी, दिस इज द थर्ड बेनिफिट दैट इज गिवन अंडर दिस। सो विद इन 90 days अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, आप विद इन 90 days जो है यू कैन वाइंड अप योर कंपनी। ये इतना आसान नहीं था पहले। अभी आप अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। फोर्थ बात करते हैं स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन एंड IPR प्रोटेक्शन। स्टार्टअप्स की हम लोगों ने बात की कि इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इनोवेशन है तो उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए आपको हेल्प मिलता है अंडर द पेटेंट जो फाइलिंग है और IPRs के फाइलिंग में। एक तो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस होता है आपका पेटेंट का जो होता है, दूसरा आपको 80% तक का जो है डिस्काउंट मिलता है पेटेंट फाइलिंग में। सो दीज आर 2 things which you can get under the स्टार्टअप इंडिया। फिर हमारे पास आता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स का ईज। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम डिपॉजिट अमाउंट, क्योंकि स्टार्टअप्स शुरुआत जब करते हैं तो उनके पास इतना कैपिटल होता नहीं है, इतना पैसा होता नहीं है, तो दे कैन बिड फॉर टेंडर्स एंड दे कैन गेट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिपॉजिट अमाउंट्स। और दूसरा जो है टर्नओवर और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो थोड़े से ईज कर दिए जाते हैं स्टार्टअप्स के लिए इन बेसिकली इन गवर्नमेंट टेंडर्स। सो दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट सिस्टम्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर दिस। एंड फिफ्थ जो है SIDBI फंड ऑफ फंड्स। तो कैपिटल रेजिंग में भी आपके लिए आसान हो जाता है फॉर फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में थ्रू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है दीज आर प्राइवेट फंड्स, तो इसकी कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 करके। बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जिनकी फंडिंग हो रही है इन स्टार्टअप, इट्स आइदर कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2। इसके बारे में हम एक और सेशन में बात करेंगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। एंड विद दैट हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें सेकेंड, तो ये अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एज अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप इंडिया से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया खुद क्या है, और अब हम बात करते हैं इंक्यूबेटर की। अब तक हमने क्या समझा? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। यह योजना DPIIT के तहत आती है और 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: फंडिंग, सहयोग और सरल नियम। हमने यह भी जाना कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप और DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में क्या फर्क होता है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया के 6 प्रमुख लाभ भी देखे, जैसे टैक्स छूट, सेल्फ सर्टिफिकेशन और आसान एग्जिट। अब जब ये आधार स्पष्ट हो गया है, तो चलिए अगले मॉड्यूल में जानते हैं इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। तो इनक्यूबेटर क्या करता है? तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि जैसे स्टार्टअप के पास, स्टार्टअप छोड़िए, किसी पर्सन के पास में एक आइडिया आता है,
तो वो उस आइडिया को अगर बिजनेस वेंचर में या एज अ स्टार्टअप करना चाहे तो वो क्या करे, क्योंकि आइडिया से वेंचर तक की अपने में ही एक जर्नी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आते हैं इंक्यूबेटर्स, क्योंकि इंक्यूबेटर्स जो है वो नर्चर करते हैं उस आइडिया को लेके, उसकी मार्केट फिजिबिलिटी टेस्ट करके कि वाकई में वो आइडिया चलेगा या नहीं। तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, भले वो स्पेस के बारे में हो या ड्रोन्स के बारे में हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो नई चीज़ें हैं, बट क्या वो मार्केट में चलेगा या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए आपको हेल्प करते हैं इंक्यूबेटर्स। सो जो एंटिटीज है विच एक्ट एज एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप, उसमें इंक्यूबेटर एक एंटिटी है। तो जो हमारे DPIIT के जो इंक्यूबेटर्स हैं, दीज बेसिकली प्रोवाइड मेंटरशिप, दे प्रोवाइड फंडिंग रिसोर्सेज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि स्टार्टअप के पास अगर वो किसी के साथ नेटवर्क करके लर्न नहीं कर सकते हैं या उनके साथ में मिलके कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका वेंचर बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए फॉर अ स्टार्टअप टू रियली ग्रो, द इंक्यूबेटर्स हेल्प विद दीज 3 थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी टॉक्ड अबाउट इज मेंटरशिप, क्योंकि गाइड नहीं है तो आप गलतियां कर सकते हैं। जो स्टार्टअप्स हैं वो गलतियां बहुत करते हैं, इसीलिए तो 8 जो है वो फेल हो जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं, इसका एक एनालॉजी दूं, तो मान लीजिए जैसे कोई गाड़ी सीखना शुरू करते हैं, तो नॉर्मली जो है या तो आपके पास एक गाइड होता है जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होता है, वो बताता है कि ब्रेक कहाँ पर है, एक्सेलरेटर कहाँ पे और कितने स्पीड पे चलाना है। तो सिमिलरली एक मेंटर भी ऐसे ही काम करते हैं, वो आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपको पैसा खर्चा करना है, कहाँ पे पैसा नहीं खर्चा करना है, और ये भी है कि आपको किस मार्केट में या किस फील्ड में आपको अपना जो वेंचर कर रहे हैं स्टार्टअप, उसको करना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, अगर आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर नहीं हो तो आप जब गाड़ी निकाल के चलेंगे तो आप उसका कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट करेंगे। तो ऐसे ही जो है मेंटर्स जो है वो स्टॉप करते हैं स्टार्टअप्स को फ्रॉम हैविंग एनी काइंड ऑफ फेलियर्स। सो दैट इज व्हाई मेंटरशिप इज इम्पोर्टेंट, एंड यही जो है दैट इज प्रोवाइडेड यूजुअली थ्रू द इंक्यूबेटर्स एंड इंक्यूबेशन सर्विसेज। सेकेंड बात करते हैं फंडिंग एक्सेस की। फंडिंग एक लेवल तक जो है वो स्टार्टअप्स को खुद डालना पड़ता है, बट उसके बाद ग्रो करने के लिए या तो एंजल इन्वेस्टर्स जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो एंजल्स जो है वो फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो अपना पैसा आपके जो स्टार्टअप है उसमें डालते हैं, और वो आपको आपके पोटेंशियल से जानते हैं, या जो भी स्टार्टअप है उनके पोटेंशियल को देख के वो उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और उसके लेवल के बाद आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जो नेक्स्ट लेवल में स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं ताकि वो ग्रो करे, वो एक्सेलरेट करे अपने ग्रोथ को। और तीसरे लेवल पे आते हैं नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। जो इंक्यूबेटर्स हैं उनके अपने नेटवर्क्स होते हैं, तो उनके अंडर में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ में उनका कॉन्टैक्ट होता है। तो स्टार्टअप्स को उनके साथ कंटैक्ट करा के वो उनको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जिससे कि वो आगे चल के उसमें से बिजनेस भी निकाल सके। तो ये सब चीज़ें जो है इंक्यूबेटर्स हेल्प करते हैं, और इन सब में सबसे ज़रूरी है कि वो रेगुलेटरी एडवाइस भी देते हैं। तो जो मेंटर्स जो हैं या गाइड्स जो आते हैं वो रेगुलेशन और कंप्लायंसेस की बात करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट में जब तक रेगुलेटरी या कंप्लायंसेस वगैरह कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है इंक्यूबेटर्स को स्टार्टअप्स को बताना। सो व्हाट डू दे ऑफर? अगर मैं इसको समराइज करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो फंडिंग सपोर्ट, सीड ग्रांट्स, वेंचर कैपिटल एक्सेस, DPIIT स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है उसके अंडर बहुत सारे ग्रांट्स और इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती है। फिर बात करते हैं मेंटरशिप की, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बिजनेस कोचिंग होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि बैठ के काम करने के लिए इजी हो जाता है। कोवर्किंग स्पेसेस मिलते हैं, तो स्टार्टअप्स को अपना पैसा लगा के उनको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में उनको ईजिली कोवर्किंग स्पेसेस मिल जाते हैं, लैब्स मिल जाते हैं, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फिर जैसे मैंने कहा नेटवर्किंग के लिए, जहाँ पे कनेक्शंस बनते हैं, कॉर्पोरेट टाई अप्स बनते हैं। फिर रेगुलेटरी सपोर्ट कि कंप्लायंस, लीगल गाइडेंस, जैसे CA जो होते हैं इंक्यूबेटर्स में, वो आपको वो स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कब कब फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, मतलब
एक वेंचर का अलग होता है, एक इंडिविजुअल का अलग होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसमें बताई जाती है। इसके अलावा ट्रेनिंग भी दी जाती है स्टार्टअप्स को बाय एन इनक्यूबेटर, ताकि उनका सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट हो और बाकी चीज़ों की लाइफ स्किल्स की भी डेवलपमेंट हो। तो ये सब चीज़ें जो है एक इनक्यूबेटर की तरफ से एक स्टार्टअप को दिया जाता है। तो दैट फिनिशेस अप विद द सेकंड इकोसिस्टम एनेबलर व्हिच इज देयर जब हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि इंक्यूबेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में मेंटरशिप, फंडिंग, नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी मदद देता है। यह स्टार्टअप को आइडिया से वेंचर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब चलिए अगले मॉड्यूल में जानते हैं मेंटर्स क्या करते हैं और स्टार्टअप्स को कैसे गाइड करते हैं। तो अभी तक हमने जो है 2 कंपोनेंट्स की बात की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाता है। एक तो एंटरप्रेन्योर देमसेल्व्स और दूसरा हमने बात की अभी इंक्यूबेटर्स की। अब तीसरे की बात करते हैं जो है गवर्नमेंट की। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो मध्य प्रदेश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आज की डेट में जो कि हम लोग बैठे हैं मार्च 2025 में, तो 5000 से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स हैं मध्य प्रदेश स्टेट में, और जिसमें से विमेन लेड स्टार्टअप्स जो है दैट इज 2306। दिस इज ऑलमोस्ट अभी जो है इट इज रीचिंग अप टू 47% ऑफ द एंटायर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो विमेन पावर जो है मध्य प्रदेश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड स्पेशली स्टार्टअप्स के जो इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके साथ में अभी हम लोग बात कर रहे थे इंक्यूबेटर्स की। तो मध्य प्रदेश में 70 से ज़्यादा हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं स्टेट में, और हमारे पास अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि नीति आयोग के अंडर जो अटल इनोवेशन मिशन है उसमें उन्होंने एक स्कीम निकाली थी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, एंड दीज आर वेरी स्पेशल इंक्यूबेशन सेंटर्स क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो वो हमारे पास मध्य प्रदेश में 4 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। और फिर हम बात करें स्मार्ट सिटी इंक्यूबेटर्स की, जो कि फोकस्ड है स्मार्ट सिटी सर्विसेज एंड स्मार्ट सिटी जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो हमारे स्टेट में 6 हैं। और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो हैं जिनका फोकस बहुत क्लियरली टेक्नोलॉजी डीप टेक में हो गया, सॉफ्ट टेक में हो गया, और इस तरह से बहुत सारे जो टेक बेस्ड जो वेंचर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं वो मध्य प्रदेश में 2 है। और एक हमारे पास अपैरल के ऊपर है, जो टेक्सटाइल्स की बात करते हैं या जो हम फैशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसके ऊपर फोकस्ड हमारे पास एक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टेट में ये सब चीज़ें हैं। तो 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, जिसमें से 47% के करीब हमारे विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं 70+, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं 4। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनता जा रहा है मध्य प्रदेश में। 2022 से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे थे, बट 2022 के बाद से जो पॉलिसी आई थी उसके अंडर बहुत सारा काम हुआ है, और अभी 2025 में जो पॉलिसी आई है उसमें भी बहुत सारे सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए गए हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एमपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी जर्नी कैसे रही। तो 2016 में सबसे पहले जो एमपी स्टार्टअप पॉलिसी निकली थी, उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पर स्टेट में सिर्फ 7 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। सो इट वाज वेरी लो, बहुत कम नंबर थे, बट जो पॉलिसी बनी थी वो बहुत अच्छी बनी थी। तो 2018 में जाके मध्य प्रदेश को जो है लीडर कैटेगरी में अवार्ड मिला था बाय द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में। तो इसके अंडर जब ये रैंकिंग हुई थी तो 6 इंक्यूबेटर और 300 स्टार्टअप्स बन चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि 2016 से 2018 तक की जर्नी में बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ था। उसके बाद 2019 में फिर से स्टार्टअप पॉलिसी को रिवैम्प किया गया था, और उस टाइम पे जो पॉलिसी निकली उसके हिसाब से 2019 में एमर्जिंग लीडर का मध्य प्रदेश को जो है रैंकिंग मिली थी। उस टाइम पे 700+ स्टार्टअप्स थे मध्य प्रदेश में, बट बहुत ज़्यादा काम इकोसिस्टम पे नहीं हुआ था। तो 2021 में जो स्टार्टअप रैंकिंग मिला था उसमें हम लोग थोड़ा सा नीचे आ गए थे।
एस्पायरिंग लीडर बने थे हम लोग, 1500 स्टार्टअप्स थे, 30 प्लस इंक्यूबेटर्स थे। तो 2021 में मतलब तो आप देखेंगे तो जर्नी जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे गया है। शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रही थी, बट धीरे से थोड़ा सा हम लोग नीचे आ गए थे। बट उसके बाद बहुत काम हुआ था जो मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की बनी थी। इसके अंडर मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी फिर से मिला था, और उस टाइम पे हमारे पास 1900 से ज़्यादा स्टार्टअप्स थे और 35 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स हो गए थे, और इकोसिस्टम जो है अपने आप में डेवलप होना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि 2022 का जो इंक्यूबेटर और जो स्टार्टअप्स का जो नंबर है, और आज की डेट में जैसे हम बैठे हैं 2025 में, तो आज मैंने बताया कि 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गए हैं, 72 इंक्यूबेटर्स हैं हमारे पास, 3 हमारे पास ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो मध्य प्रदेश में है, और एक डेडिकेटेड मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर भी बना है टू हेल्प दी स्टार्टअप्स एंड जो भी इकोसिस्टम एनेबलर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। और अभी मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 भी जो है लॉन्च हो गया है, जिसमें मैंने बताया कि बहुत सारे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं फॉर बोथ स्टार्टअप्स एज वेल एज द स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स। अभी तक हमने समझा कि मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से लगभग 47% महिलाएं लीड कर रही हैं। राज्य में 70 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स, 4 अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स और टेक्नोलॉजी ऑफ सेक्टर फोकस्ड सपोर्ट स्ट्रक्चर एक मजबूत इकोसिस्टम बना रहे हैं। 2022 और अब 2025 की नई स्टार्टअप पॉलिसी ने इस ग्रोथ को और तेज किया है। तो चलिए अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप पॉलिसी की। तो मैंने जो बताया कि 2016 के बाद हमारा जो मेन जो काम हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो ये इसका जो नाम सिर्फ मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी ना रहकर इसको मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम 2022 का नाम दिया गया था। 23 फरवरी 2022 में ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एमपी स्टार्टअप पोर्टल को लॉन्च किया था 13 मई 2022 में, जिससे कि बहुत सारे चीज़ें जो है वो पोर्टल के थ्रू ही काम होने लगे थे। और 1 जून 2022 को मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक फंक्शनिंग नोडल एजेंसी के तौर पे शुरू हो गया था टू सपोर्ट लाइक जैसे मैंने कहा स्टार्टअप्स को और स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स को। और आज हम बैठे हैं 2025 में, तो 2025 की जो पॉलिसी है उसके बारे में आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 2025 की जो पॉलिसी है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली रहे हैं कि हमें एक होलिस्टिक स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करना है, जिसमें स्टार्टअप्स जो है बिल्कुल शुरुआती तौर से लेके जब तक वो एक्सेलरेट नहीं करते हैं उनको पूरी हैंड होल्डिंग, उनको पूरे बेनिफिट्स, पूरे इंसेंटिव्स मिलते रहे। तो इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि कंप्लीट होलिस्टिक पॉलिसी इकोसिस्टम बने जिसको ये पॉलिसी सपोर्ट करती है। दूसरा ये है कि टारगेट है कि अभी 5000 है तो हमें 10,000 स्टार्टअप्स करने हैं स्टेट में। तो इसके लिए जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए स्टार्टअप्स को वो दिया जाता है। तो और तीसरी बात है कि कम से कम जो है 100 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को जो एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर से है उनको हमें एक्सेलरेट करके एक लेवल पे लेके जाना है। यूनिकॉर्न्स के लेवल पे ले जा सके तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर यूनिकॉर्न्स नहीं तो कम से कम सूनिकॉर्न लेवल तक तो हम ले जा सकें, ये टारगेट है। और फिर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स। इंडिया में आजकल हम प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारा फोकस है प्रोडक्ट बेस्ड पे। तो मध्य प्रदेश ने भी ये टारगेट लिया है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनको और बेनिफिट्स दिए जाए, उनको और सपोर्ट दिया जाए। और इसी तरीके से इंक्यूबेटर्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स तभी बढ़ते हैं आगे जब अगर इंक्यूबेटर स्ट्रॉन्ग हो। नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स इस पर्टिकुलर पॉलिसी में बढ़ाने की बात कर दी गई है, और जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। तो आज अगर 20 सीट्स हैं एक इंक्यूबेशन सेंटर में, तो उसको हेल्प करेंगे कि वो जो है 20 से लेके 40 तक ले जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंचर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। फिर हम बात करते हैं जो 5th पॉइंट है, दैट इज अबाउट द इनकलकेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट्स को अपने में ही एक ये जोश लेके आना कि वो सिर्फ जॉब्स लेने के लिए नहीं बट जॉब्स देने के लिए भी बने हैं। तो हम लोग जो जॉब क्रिएटर्स की बात करते हैं वो स्पिरिट लेके आना
कि वो भी कुछ ऐसा चीज़ें क्रिएट कर सकता है जिससे कि वैल्यू एडिशन हो और वो खुद एक जॉब क्रिएटर बने। तो ये 6th पॉइंट है हमारे एमपी स्टार्टअप पॉलिसी में। और फाइनली एक हम बात करते हैं कि ओवरऑल एक ऐसे कल्चर की क्रिएशन की बात जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स भी जो है वो स्टार्टअप्स के थ्रू सॉल्व हो सके। तो हैकाथॉन चैलेंजेस, स्टेट इनोवेशन चैलेंजेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं जिससे कि जो स्टार्टअप है वो भी बात कर सके और कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके स्टेट के प्रॉब्लम्स के लिए। उसमें एक ये है कि बहुत हो चुका कि हम लोग सिर्फ लीडर कैटेगरी में है, अब हमें और आगे बढ़ना है और स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में हमें टॉप लेवल्स पे आना है। तो ये इसके ऊपर भी काम जो है वो स्टार्टअप पॉलिसी के अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। और एक और है कि प्री आइडिएशन, अभी तक हम लोग जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो हम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, बट अभी एक ऐसा पाइपलाइन की भी क्रिएशन की बात कर रहे हैं जो कि प्री आइडिएशन हो या आइडिएशन लेवल जो लोग हैं जिन्होंने अभी वेंचर स्टार्ट नहीं किया है, बट उनको भी सपोर्ट देने के लिए ताकि वो एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर की तरह निकले और वो पाइपलाइन क्रिएट हो। और फिर जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको भी साथ में लेके चलने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स प्लग एंड प्ले कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज में, उनके लिए सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या दिया जा रहा है तो हम इसको 4 बड़े पॉइंट्स में बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो है एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की, जिसके अंडर मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये बनाने की बात हुई है। अभी तक जो है एमपीएससी जो है वो एमएसएमई के अंडर है, बट अंडर द न्यू स्टार्टअप पॉलिसी इसको मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर को ज़्यादा फ्रीडम देने के लिए ताकि वो और काम कर सके और वाकई में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरह निकले। जैसे बाकी स्टेट्स में हम लोग जैसे टी हब की बात करते हैं या केरला स्टार्टअप मिशन की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जो है एमपी में भी जो है मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर जो है उसको और फोकस्ड और इनविगोरेटेड किया गया है ताकि वो बहुत सारी चीज़ें और काम कर सके। तो उसमें जो है पॉलिसी एडवोकेसी का काम करेगी एमपीएससी, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगी, हेल्पलाइन रहेगा, चैटबॉट रहेगा, एप्स रहेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम्स रहेंगे, और इसके साथ में जो है एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल भी बनाएगी विच विल हैव जो टॉप के लीडर्स हैं स्टार्टअप जो इकोसिस्टम में अक्रॉस द कंट्री, वहाँ से लोग आएंगे और बहुत सारे जो गवर्नमेंट लेवल के भी बहुत लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। तो उन लोगों को मिला के एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो दे विल एक्ट एज द गाइड्स एंड मेंटर्स हु विल गिव अस द रोड मैप अहेड। और ऐसे ही नॉलेज बैंक बनेगा, मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा। आज की डेट में भी अगर आप मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे कि मेंटर्स कौन कौन से हैं स्टेट में, स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल सकती है। तो उसके बाद जो स्टार्टअप पॉलिसी में ये बताया गया है कि एक मेगा इंक्यूबेटर जो है वो एमपी में क्रिएट किया जाएगा, जिसके साथ में हमारे सैटेलाइट सेंटर्स भी होंगे, क्योंकि एक मेगा इंक्यूबेटर क्रिएट करने के साथ साथ में दूसरे ज़रूरी है कि क्रिएट हो, क्योंकि स्टेट बड़ा है, बहुत से लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो सैटेलाइट सेंटर्स भी जो है वो क्रिएट किए जाएंगे विच विल एक्ट एज पाइपलाइंस फॉर द मेगा इंक्यूबेटर। और इसी तरीके से कोवर्किंग स्पेसेस बनाए जाएंगे अलग अलग सिटीज़ में, जिससे कि स्टार्टअप्स को बहुत फ़ायदा हो। आज की डेट में कोवर्किंग स्पेसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 सिटीज़ में ज़्यादा है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर वगैरह में, बट बाकी सिटीज़ में नहीं है। तो और भी सिटीज़ में और टाउन्स में जो है कोवर्किंग स्पेसेस के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्यूबेशन और वेंचर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इसमें मध्य प्रदेश में, उनको दिया जाएगा। और फिर इंक्यूबेटर को कैसे भूल सकते हैं, अगर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है तो इंक्यूबेटर्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इंक्यूबेटर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी में है। तो जो एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें तो उसमें सपोर्ट दिया जाता है। इवेंट्स करने के लिए भी 5 लाख तक उनको सपोर्ट दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक ले सकते हैं एक साल में। तो इस तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है। और अगर नए इंक्यूबेटर बनाने हैं तो भी लैंड अलॉटमेंट दिया जा सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग
MSME रूल्स के अंडर है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स के लिए एट इंडस्ट्रियल रेट्स। तो ये इस तरह से हम लोग जो एग्जिस्टिंग और न्यू इंक्यूबेटर्स के लिए है, और न्यू इंक्यूबेटर्स के लिए लैंड के अलावा उनको उसको खड़ा करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, जैसे अप टू 50 lakhs, जिसमें से 50% फॉर प्राइवेट और 100% फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया जाता है। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो लैंड भी प्लस 50 lakhs, जिससे कि आप अपना एक इंक्यूबेटर खड़ा कर सकते हैं। 2022 में लॉन्च हुई मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम ने स्टार्टअप्स को जमीन से ऊंचाई तक पहुंचाने का मजबूत ढांचा तैयार किया। 2025 की नई पॉलिसी का लक्ष्य है 10,000 स्टार्टअप्स बनाना, 100 से ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्तर तक ले जाना और हर जिले में इंक्यूबेशन की पहुंच सुनिश्चित करना। अब आगे जानेंगे स्टार्टअप को फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप सपोर्ट कैसे और किन माध्यमों से दिया जा रहा है। तो चलिए अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी एक क्विक लुक कि जो हमारे मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीड फंड दिया जाता है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सीड फंड ये नया आया है इस 2025 पॉलिसी में। तो इसमें ग्रांट असिस्टेंस अप टू 30 lakhs दिया जाएगा फॉर पीपल वांटिंग टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स। अपना खुद का जो बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने के लिए उनको ये सीड फंड दिया जाता है। और फिर हमारे पास है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें 100 करोड़ जो है वो स्टार्टअप्स में लगाया जाएगा। 50 करोड़ स्टेट दे रही है, 50 करोड़ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो करेंगे, और दोनों को मिला के 100 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनेगा जो स्टार्टअप्स के लिए यूज होगा। फिर इसी तरीके से असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड है, जिसमें 15% असिस्टेंस दिया जाता है। मान लीजिए जैसे अभी कोई स्टार्टअप जो है उसको 1 करोड़ की फंडिंग मिली है, तो उसको 15 लाख एज स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है स्टेट की तरफ से। तो 15 लाख इज गिवन, सो इट्स अ मैक्सिमम ऑफ 15 lakhs। तो अगर आप जैसे 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स को मिला है तो एमपी की तरफ से जो है 15 लाख ही जाएगा। सो इट इज़ 15% अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 lakhs। बट अगर आप किसी विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कर रहे हैं, या जो ट्रांसजेंडर है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इन कैटेगरीज के लिए 18% है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 18 lakhs। तो ये जो 15 लाख है ये एक स्टार्टअप जो है 4 बार ही ले सकता है अपने लाइफ टाइम में। तो मतलब ये कि हर लेवल पे जब वो इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं तो द स्टेट इज ऑल्सो सपोर्टिंग। तो 15 लाख जो है अप टू मैक्सिमम ऑफ 60 lakhs हो जाएगा ओवर द एंटायर लाइफ टाइम। 18 lakhs अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 72 lakhs if it is a women led या ट्रांसजेंडर या फिजिकली हैंडीकैप्ड या SC/ST एंटरप्रेन्योर्स अगर हैं तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा लोन टू स्टार्टअप्स अंडर द मुख्यमंत्री जो उद्यम क्रांति योजना है, इसमें जो है जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं, जो गारंटी फी है, वो 5 साल तक जो है वो रीइंबर्समेंट दिया जाता है। तो इसके अलावा और क्या है, एंटरप्रेन्योर एंड रेजिडेंस, ये मध्य प्रदेश में पहली बार ही आया है। तो जैसे जो नवाचार कर रहे हैं और अपना नया कुछ वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो उनको स्टेट सपोर्ट करता है अप टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर ए ईयर, क्योंकि शुरुआती तौर पे स्टार्टअप्स का फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे में वो ना हो और या फिर रेट कम हो ऑफ फेलियर, तो इसीलिए ये हेल्प और सपोर्ट दिया जाता है ताकि स्टार्टअप्स को बेसिक चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए अपने वेंचर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप असिस्टेंस मिलता है, जिसमें रीइंबर्समेंट है कवरिंग अप टू 100% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस अप टू अ मैक्सिमम 15 lakhs पर स्टार्टअप फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इस तरीके से। फिर पेटेंट असिस्टेंस की बात करते हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ 100% अप टू 5 lakhs अगर वो डोमेस्टिक पेटेंट है, अप टू 20 lakhs अगर वो इंटरनेशनल पेटेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो इसके अलावा हम लोग भी बात कर सकते हैं लीज रेंटल असिस्टेंस की। तो नॉर्मली जब शुरू करते हैं तो स्टार्टअप्स को क्या चाहिए होता है, आइडिया है, आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट असिस्टेंस मिल गया है 5 लाख और 20 लाख तक। उसके बाद उनको जगह चाहिए होती है तो लीज रेंट असिस्टेंस मिल रहा है स्टार्टअप्स को, जिसमें अप टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 years का जो है असिस्टेंस मिल सकता है। दिस इज 50% ऑफ वॉट एवर इज द रेंट पेड
to a maximum of 10,000 rupees per month for 3 years. तो बहुत सारी इस तरीके से ऑपरेशनल असिस्टेंस दी जा रही है, जिसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग असिस्टेंस है, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो मार्केट जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा है, ऑफलाइन कम है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी, जिसमें एक लिस्ट है प्लेटफॉर्म्स की, उसके अंडर भी असिस्टेंस दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को, जस्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 lakhs फॉर 1 year, अगर वो स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन 2 साल से पहले नहीं हुआ है। तो मतलब देयर इज अ गैप, देयर इज अ टेन्योर ऑफ असिस्टेंस फॉर 2 years, सो 3 lakhs अप टू 1 year, अगर आपका जो स्टार्टअप जिसको आप देख रहे हैं वो 2 साल से ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुआ है। तो ये था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग असिस्टेंस के लिए। फिर हम बात करते हैं इवेंट पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स को एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दोनों देना ज़रूरी है। तो एक्सपोजर के हिसाब से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। 75% ऑफ द एक्सपेंसेस जो स्टार्टअप करता है, up to a maximum of 50,000 for domestic events and up to a maximum of 1,50,000 for international events. तो ये जो सपोर्ट है ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है स्टार्टअप्स के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि स्टेट का फोकस बहुत है प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए। तो 3 स्पेशल ऐसे बेनिफिट्स निकाले गए हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब आपके जो स्टार्टअप्स है वहाँ पे उन्होंने नया शुरू किया तो उन्होंने कुछ फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में असिस्ट करता है गवर्नमेंट अप टू 13,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर ईयर फॉर अप टू 25 एम्प्लॉयज़ फॉर 3 years। तो दैट मीन्स अप टू 75 एम्प्लॉयज़ जो है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years जो स्टार्टअप है उनको असिस्टेंस मिलता है ऑफ 13,000 रुपीज़। बाकी एक और है जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टअप्स जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं फॉर डोमिसाइल्ड मध्य प्रदेश सिटीजन्स, उनको भी सपोर्ट दिया जाता है, विच इज़ अप टू 5,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर मंथ अप टू 25 एम्प्लॉयज़ फॉर 3 years। तो ये जो है रिइंबर्समेंट मिलता है। तो जैसे उन्होंने सैलरी पे की स्टार्टअप्स ने, तो उनको जो है ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेनिफिट मिलता है। तो जैसे मैंने कहा 5,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर मंथ अप टू 25 एम्प्लॉयज़ फॉर 3 years, मतलब 75 एम्प्लॉयज़ तक के लिए आपको ये बेनिफिट मिलता है जो स्टार्टअप है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है, अगर नया स्टार्टअप बना है तो इनको इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्पशन है। और जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो चल रहा है उसके ऊपर भी एक फिक्स्ड रेट बना दिया गया है 2 रुपीज़ फॉर 3 years। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स है, बट इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स जो है उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया है। और अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो स्टेट इनोवेशन चैलेंज जो जैसे मैंने बताया कि स्टेट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए 4 सॉल्यूशंस के लिए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स वो इनवाइट किए जाएंगे। फिर एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग फॉर द स्टार्टअप्स, क्योंकि एक लेवल ग्रोथ तक पहुंचने के बाद अगले लीग तक जाने के लिए उनको एक स्पेशल काइंड ऑफ फोकस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हेल्प करने के लिए एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स किए जाएंगे, फिर हैकाथॉन्स किए जाएंगे। और इसके साथ में मध्य प्रदेश इकोसिस्टम अवार्ड्स भी बनाए गए हैं इस पॉलिसी के अंडर, जिसमें कि जो सबसे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, जो सबसे अच्छे इंक्यूबेटर्स हैं, या कुछ ऐसे मेंटर्स हैं या फंडर्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बढ़िया काम किया है, उनको एक रिकग्निशन देने के लिए तो MP स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड्स भी बनाए गए हैं। और बाकी बहुत सारे इवेंट्स करते रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे, जब हम स्टार्टअप की लाइफ की जर्नी की बात करते हैं तो देयर आर 4 phases उनको एक्सेलरेशन में जाने से पहले। तो पहला होता है जब वो आइडिएशन लेवल पे होते हैं, तो उसके लिए कुछ बनाए गए हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस हो गया और इस तरीके से इंक्यूबेशन सपोर्ट हो गया। सेकेंड लेवल आता है जब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर स्टेट की तरफ से सीड फंड ग्रांट हो गया, पेटेंट असिस्टेंस हो गया और लीज रेंटल असिस्टेंस हो गया।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं गो टू मार्केट लेवल की, तो वहाँ पर जैसे इंटर सबवेंशन हो गया, फिर यू हैव स्टार्टअप कैपिटल फंड हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इन 4 फेजेस के लिए जितने भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, जितने भी हमारे स्कीम्स हैं, वो अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, ताकि शुरू से लेके एब्सोल्यूट ग्रोथ तक जो है स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग हो सके और उनको असिस्टेंस दिया जा सके, ताकि वो आगे चल के बहुत सक्सेसफुल वेंचर्स बन सके। तो जैसे मैंने बताया, इनक्यूबेटर्स को भी 4 चीज़ों के लिए असिस्टेंस दिया गया है। तो ये जस्ट रेपिटेशन है। और फाइनली हम बात करेंगे जो स्टार्टअप एमपी की तरफ से जो एक पोर्टल बनाया गया है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं भी बात कर रही थी वो आपको वहाँ पर मिलेगा। इट्स अ वेरी रोबस्ट ऑनलाइन पोर्टल। और अभी 2025 के पॉलिसी को के बाद इसमें बहुत सारी चेंजेस और भी आ गई हैं, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकता है। 2025 की पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स को हर चरण पर सहयोग देने के लिए सीड फंड, इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस, लीज रेंटल, पेटेंट और ट्रेनिंग सपोर्ट जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वीमेन, ट्रांसजेंडर और विशेष वर्गों के लिए अलग से इंसेंटिव्स तय किए गए हैं और इनक्यूबेटर्स को भी टेक्नोलॉजी ऑफ इवेंट फंडिंग में मदद दी जा रही है। अब चलिए जानते हैं कि एमपी स्टार्टअप पोर्टल कैसे इन सभी सुविधाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है। तो चलिए अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे मिलिएगा, बात करिएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो विद दैट आई ब्रिंग दिस सेशन टू ए क्लोज। तो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें समझी स्टार्टअप के बारे में, क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, क्या है स्टार्टअप इंडिया क्या करता है, और एमपी में क्या है, और एमपी में जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत बहुत सारे इंसेंटिव्स और स्कीम्स हैं, वो उसके बारे में हमने बात की। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। और इसके बाद में क्योंकि एक असेसमेंट है तो उसको पास करना ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। इस सेशन में हमने जाना कि स्टार्टअप क्या होते हैं और इनका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। स्टार्टअप इंडिया की पहल के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रयासों को समझा। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स और स्कीम्स की जानकारी ली। आपके किसी भी सवाल या ज़रूरत के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार है आपकी मदद करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं आपके असेसमेंट की ओर।